दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। देखिए, सब जानते हैं जो कर्म भोग है, कर्म भोग का सिद्धांत जो है और इसकी सत्यता जो है, इसको हिंदू धर्म में विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है। सब जानते हैं ये। संचित कर्म हो, प्रारब्ध हो, क्रियमाण कर्म हो, ये मूलतः एक नैतिक सिद्धांत रहे हैं और इसके अनुरूप जो भी कर्म होते हैं उनका फल मिलता ही मिलता है। ये सत्य है, पुनः पुनः सत्य है। इसको सब हिंदू धर्म में मानते हैं। इस चीज़ को, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो जन्म और मरण का सिद्धांत है, जन्म और मरण का जो विचार है, ये भी अटल सत्य है, तार्किक है, ये आध्यात्मिक है और इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परखा जा सकता है। अचंभा होता है देखिए कि कैसे चिरंतर से ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने अपनी योग शक्ति से, अपनी प्रज्ञा बुद्धि से और अपने जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, उनके पर्सनल, उनके जो अपने अनुभव, उसके आधार पर जो सिद्ध किया कि जीव के जो अच्छे और बुरे कर्मों का जो भोग है, उसी से ही उसका भावी जीवन प्रभावित होता है, सुनिश्चित होता है। ये प्रूफ किया गया, ये सत्य सिद्ध भी हुआ और इसको मान्यता भी प्राप्त है। ये सारा सिद्धांत देखिए, इस चीज़ को अगर देखिए हम भारतीय वाङ्मय में तलाशते हैं तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें ऐसे योग मिलते हैं, ऐसे अरिष्ट मिलते हैं जिनसे व्यक्ति के भूत का, व्यक्ति के भविष्य का और व्यक्ति के वर्तमान का बहुत सारा चरित्र चित्रित किया जा सकता है। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में जो जाना चाहते हैं, जो विश्वास करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से जन्मपत्री सब जानते हैं क्या होती है। जो प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं ईस्टर्न हॉरिजन में, जो जिस समय जो राशि उदय हो रही होती है, उसका लगन होता है और फिर लगन को एक चौकोर खांचे में या सर्कुलर उसमें, या और वेस्टर्न पद्धति के अनुसार या साउथ इंडियन पद्धति के अनुसार उसको अंकित कर दिया जाता है ग्रहों को। वो व्यक्ति की एक जन्मपत्री बन जाती है। उस समय ज़ोडिएक में ग्रहों की उस पर्टिकुलर, उस लैटिट्यूड विशेष पे क्या प्लानिटरी पोजीशन थी, ये आपका हॉरोस्कोप इंडिकेट करता है। तो किसी व्यक्ति विशेष की जन्मपत्री में अगर 5 ग्रह या उससे अधिक ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, अपनी स्वराशि में हो, अपने शुभ नवांश में स्थित हो, तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति का जो पूर्व जन्म है वो बहुत ही सुख से बीता होगा। उसने अपने जीवन में बहुत सुख भोगे होंगे पिछले जन्म में। और इसके बिल्कुल रिवर्स चाहिए, अगर ग्रह बलहीन है, बल नहीं है ग्रहों में, तो निश्चित रूप से उसकी अकाल मृत्यु हुई होगी। उसने घोर मानसिक कष्ट भोगे होंगे, मानसिक संतरास में जिया होगा। उसका जो पूर्व जन्म है उसको कहीं ना कहीं उसमें सुख और शांति का अभाव जरूर रहा होगा। ये इंडिकेट करता है। कुंडली में अगर सूर्य ग्रह में 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में, यानी कि त्रिक भाव कहलाते हैं ये वर्स्ट हॉरोस्कोप के भाव, इनमें अगर स्थित होता है तो व्यक्ति का जो पिछला जन्म है वो निश्चित रूप से पापमय बीता होगा, भ्रष्टाचार में उसका जीवन लिप्त रहा होगा। लगन में इसी प्रकार से अगर पूर्ण बली चंद्र स्थित है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में विवेकशील रहा होगा, वाणिज्य कर्म से जुड़ा होगा और उसने जीवन में अपने सुख भोगा होगा। अगर लगन में व्यक्ति के 6ठे भाव में, 10वें भाव में मंगल ग्रह अगर स्थित है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में क्रोधी स्वभाव का रहा होगा, दुष्ट प्रवृत्ति का रहा होगा। उसने अपनी आदतों से, उसने अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से लोगों को कष्ट पहुंचाया होगा। ये इंडिकेट करता है मंगल। अगर लग्न में
या 7th हाउस में राहु स्थित है तो व्यक्ति की निश्चित रूप से जो मृत्यु हुई होगी वो किसी सामान्य कारणों से नहीं हुई होगी, असामान्य कारणों से हुई होगी। राहु ग्रह की जो स्थिति है इस भाव में वो पूर्व जन्म में अकाल मृत्यु दर्शाती है, यानी कि जो व्यक्ति का जो जीवांत हुआ होगा वो सामान्य नहीं रहा होगा। अगर लगन में, अगर 7वें भाव में, अगर 9वें भाव में गुरु स्थित है और दूसरे कंडीशन में अगर इन भावों पे 7वें, 9वें और लगन में अगर गुरु की दृष्टि भी हो तो पूर्व जन्म में दर्शाता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति में सद्गुणों से जीवन उसने व्यतीत किया होगा, विवेकशील रहा होगा, धर्मपरायण रहा होगा व्यक्ति। अगर लगन में 11वें भाव में, 7वें भाव में, 4थे भाव में शनि स्थित है, शनि ग्रह, तो ये दर्शाता है कि जो पिछला जीवन है व्यक्ति का वो नीच कर्मों में लिप्त रहा होगा, सात्विक जीवन नहीं रहा होगा उसका। और कम से कम ये निश्चित है कि उसने किसी कुलीन परिवार में जन्म नहीं लिया होगा। ये 7वें, ये शनि की इन ग्रहों में स्थिति का फल। अगर जन्म लगन में व्यक्ति के बुध ग्रह स्थित है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में कहीं ना कहीं वाणिज्य कर्म से लिप्त रहा होगा और सारा जीवन उसका क्लेशों में बीता होगा, सुखमय जीवन नहीं व्यतीत किया होगा उसने। अगर 9वें भाव में या लगन में केतु स्थित है तो ये दर्शाता है कि जो उसका पिछला जीवन है वो क्लेशों में बीता होगा, झगड़ों में बीता होगा, उसका जीवन मानसिक संतरास में बीता होगा, जीवन में सुकून नहीं मिला होगा उसका पिछले जीवन में। और इस सब के लिए, इस सब से मुक्ति पाने के लिए, इस सब से बचने के लिए उसने अपने जीवन में तंत्र का, मंत्र का, अघोर साधनाओं का जरूर सहारा लिया होगा। अगर लगन में या 7वें भाव में शुक्र ग्रह स्थित है तो ये इंडिकेट करता है कि जो उसका पूर्व जीवन था लग्जरियस लाइफ उसने जी होगी, उसने ऐश्वर्यमय जीवन जिया होगा, उसने कामुकता भरा जीवन जिया होगा। अगर सूर्य और बुध ग्रह एक साथ एकादश भाव में है तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उसका व्यक्ति का जो जन्म मरण का जो चक्र है वो उससे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है अगर एकादश भाव में सूर्य और बुध ग्रह स्थित होते हैं, बली ग्रह, वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स। अगर इसी प्रकार से पूर्ण बली चंद्र ग्रह स्थित है एकादश भाव में, कोई इस ग्रह को कोई क्रूर ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा हो इस पर कोई, तब भी व्यक्ति की सद्गति होती है, जो उसका जीवन का अंत होता है बहुत सुखद होता है, बहुत शांतिपूर्ण मृत्यु को प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति। अगर मंगल ग्रह अष्टम भाव से संबद्ध हो किसी भी रूप से, चाहे वो स्थित हो, चाहे वो दृष्ट उस पे मंगल ग्रह की पड़ रही हो अष्टम भाव पे, और इस पे शनि की भी दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में नरक स्वरूप कष्ट भोगता है अगले जन्म में। उसको संभावना रहती है कि उसका जो जीवन है अगला कहीं ना कहीं जरूर कष्टों में बीतेगा उसका। अगर 8वें भाव में जन्मपत्री में राहु ग्रह स्थित है तो ये इंडिकेट करता है शुभता का, ये इंडिकेट करता है कि जो नेक्स्ट जन्म होगा व्यक्ति का वो सारे सुख भोगेगा। अगर गुरु ग्रह उच्च का है और किसी भी भाव में स्थित है, अगर केंद्र में है, 9वें भाव में है, 5वें भाव में है, लगन में है, तब तो और भी अच्छा है, और नहीं तो किसी भी भाव में है उच्च का, तो ये इंडिकेट करता है उच्च का हो, पूर्ण बली हो, तो इंडिकेट करता है कि जो नेक्स्ट जन्म होगा उसका वो किसी कुलीन परिवार में, किसी सम्रांत परिवार में, किसी ऐश्वर्यवान परिवार में ऐसे जन्म होगा जहाँ पे वो सारे सुखों को भोग करे। अगर लगन में या 9वें भाव में पूर्ण बली चंद्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह दोनों साथ हो, और पूर्ण बली यानी कि तुला राशि का या मकर राशि का या कुंभ राशि का शनि ग्रह 7वें भाव में स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति
वर्तमान में तो सुख भोगता ही भोगता है, और जो उसका अंत काल होता है वो सुख भोगते हुए उसको सद्गति प्राप्त होती है, ब्रह्म में लीन होता है ऐसा व्यक्ति। और अगर इस योग के साथ शनि पूर्ण रूप से निर्दोष हो, उस पे किसी ग्रह की पाप दृष्टि नहीं हो, वो किसी पाप नवांश में नहीं हो शनि, तब व्यक्ति का जो जीवन है वो सारा जीवन धर्म में, कर्म में, सत्कर्मों में सारा जीवन व्यतीत करता है। और फिर अंत गति जो होती है उसकी, जो उसकी सदगति होती है, बहुत शुभ होती है, और जो उसका नेक्स्ट जन्म अच्छा होता ही होता है। अगर शनि ग्रह उच्च का, यानी कि तुला राशि का हो, मकर राशि का हो, कुंभ राशि का हो, और ये अष्टम भाव में स्थित हो, तो भी ये बहुत अच्छा संकेत है। और अगर इस पे किसी दुष्ट ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तो भी व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है, तो भी व्यक्ति की सद्गति होती है। अगर अष्टम भाव में शुक्र ग्रह स्थित है और गुरु की दृष्टि है इस पे, तो भी व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है, उसकी सद्गति होती है। अगर गुरु ग्रह और शनि ग्रह द्वादश भाव में स्थित हो, तो भी व्यक्ति की सद्गति होती है, व्यक्ति जन्म मरण के कुचक्र से बच जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है व्यक्ति को। अगर किसी दुष्ट ग्रह से दृष्ट नहीं हो गुरु ग्रह और पूर्ण बली हो, तो ये बहुत बड़ा योग होता है। विशेष रूप से अगर ऐसा ग्रह द्वादश स्थान में है, तो व्यक्ति जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो जाता है, उसकी सद्गति तो होती ही होती है, अगला जन्म उसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है। अष्टम भाव में अगर गुरु है, शुक्र है और चंद्रमा है, और ये दुष्ट ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो भी व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होता है, उसकी अच्छी गति होती है। देखिए दोस्तों, ये जो इस प्रकार से जो योग हैं, जो अरिष्ट हैं ग्रहों के लगन में जो स्थितियां हैं उनकी, उनसे मैंने जैसे पहले बताया कि भूत का, भविष्य का, वर्तमान का बहुत सारा चीज़ें चित्रित की जा सकती हैं। मगर ये देखिए, क्योंकि हम इसमें लंबा डिस्कशंस नहीं कर सकते, बहुत छोटा सा पेट होता है यूट्यूब का, अगर लंबा डिस्कशंस करने लगेंगे तो बोर होने लगेगा व्यक्ति। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो इंथुजियास्टिक हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में एंट्री करना चाहते हैं। वो अगर मान लीजिए इस फील्ड में आते हैं तो उनको इंस्पायर होंगे, उससे उनको टेम्पटेशन होगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। इससे बहुत सारी चीज़ें हम अपने बारे में जान सकते हैं, और इसको अगर आगे जाना है तो फिर इसके जो शाश्वत ग्रंथ हैं, इसके जो मूल ग्रंथ हैं, इसके ऑथेंटिक आपके ग्रंथ हैं, उनमें जाइए, उनको पढ़िए, आपको और अच्छा लगेगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये तो जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था इस विषय का। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी। और दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ गोपालाजी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो